हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय पंडित, गुड एजुकेशन ऑफ गुडा गौड़ जी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं बात कर रहा था माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात कर ली थी और माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने कुछ बातें जैसे उसकी संख्या बता दी, उसका शेप एंड साइज बता दिया था और मैंने बात की थी खोज उसको सबसे पहले कीट की मसल्स में कोलिकर ने देखा था, बायोब्लास्ट नाम अल्टमान ने दिया था और माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा ने दिया था। उसकी जो आकृति होती है वो हमने बात की थी कि उसकी आकृति तस्तरी नुमा एवं बेलनाकार होती है। साइज में हमने बात की थी उसका व्यास 0.2 से 1 माइक्रोमीटर या औसत व्यास 0.5 होता है। लंबाई 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर के समथिंग उसकी लंबाई होती है। संख्या मैंने बता दी थी कि मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग। दूसरी बात, ऐसी कोशिकाएं जो अधिक व्यस्त होती हैं, अधिक सक्रिय होती हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है, ज़्यादा पाई जाती है और जो कम सक्रिय होती हैं उन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम पाई जाती है। ठीक है ना। दूसरी बात मैंने बताई थी अलग अलग कोशिका, जैसे कुछ एग्जाम्पल भी मैंने दिए थे। औसत संख्या मैंने बताई थी कि एक कोशिका के अंदर लगभग 1000 से 1600 की संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। कुछ सेल्स ऐसी भी होती हैं, जैसे मैंने बताया था क्लोरेला फस्का नामक शैवाल है, उसकी एक कोशिका में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। कुछ सेल्स हैं जैसे मैंने बताया था कोस्कोस अमीबा, जिसके अंदर लगभग एक सेल में 5 लाख के समथिंग माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा रहे थे। एक बात ध्यान रखना कि कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें एक से ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और एक से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इन माइटोकॉन्ड्रिया की समस्त, या हम बात करें समस्त या माइटोकॉन्ड्रिया की कुल संख्या, ठीक, कुल संख्या को हम क्या बोल देते हैं, कॉन्ड्रियोम। क्या बोल देते हैं, कॉन्ड्रियोम बोल देते हैं। ठीक है। दूसरी बात मैंने बताई थी, देखो ध्यान रखना कि जंतु कोशिका होती हैं, जंतु कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। किसकी तुलना में, पादप कोशिका की तुलना में। यानी पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है, कम। किसकी तुलना में, जंतु। तुम्हें पता है भाई जंतुओं के अंदर बहुत ज़्यादा गतियाँ होती हैं, गमन होता है, तो इसका मतलब इनकी कोशिकाएं अधिक सक्रिय होती हैं कंपैरिजन देन प्लांट्स। तो प्लांट सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है, किसकी तुलना में, जंतु कोशिकाओं की में। दूसरी बात, अपन बात करें कि अपन उच्च जंतुओं की बात करें, किसकी, उच्च जंतु। तो बेटा याद रखना जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं, उन हायर एनिमल्स या उच्च जंतुओं में जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स में क्या अपन बात करें, वर्ड्स या पक्षी, और पक्षियों की क्या होती हैं, फ्लाइट मसल्स। क्या होती हैं, फ्लाइट मसल्स होती हैं, या जिनको हम बोलते हैं उड्डयन पेशी। और फ्लाइट मसल्स की सेल्स में क्या होता है, सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ध्यान रखना। तो बाई चांस प्रश्न आ जाता है कई बार कि उच्च जंतु हैं उनमें सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाए जाते हैं, तो याद रखना पक्षी होते हैं और पक्षियों की उड्डयन पेशियां होती हैं, उनकी सेल्स में सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल बातें हमने कर ली थी। अब हम बात करेंगे किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। ठीक है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की बात करते हैं अपन सबसे पहले। तो अब अपन बात करेंगे क्या, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहली बात कि माइटोकॉन्ड्रिया और किसी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को पहचानना है, ठीक है ना, या उसको क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। तो उसके लिए हम क्या याद में क्या काम में लेते हैं, जेनस ग्रीन अभिरंजक। पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया को किससे अवरंजित करते हैं, जेनस ग्रीन से अवरंजित करते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, दोहरी झिल्ली। क्या, दोहरी झिल्ली द्वारा आवृत संरचना है।
ठीक है। देखो इसके नॉर्मल डायग्राम की बात करें तो इसमें क्या पाई जाती हैं, डबल झिल्ली पाई जाती हैं। अब डबल झिल्ली की बात करते हैं, जैसे नंबर 1 ये हो गई, ठीक है। याद रखना, एक तो ये मेम्ब्रेन है और इसको हम क्या बोल देते हैं, आउटर मेम्ब्रेन या बाह्य झिल्ली कह देते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, बेटा एक बात ध्यान रखना, ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसमें क्या फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्टेरॉल अधिक होता है। तो देखो एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन या बाह्य झिल्ली, इसके बारे में बता दूं, बाहर की ओर स्थित होती है, एक बात। दूसरा बेटा याद रखना कि आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, इसमें किसकी संख्या, देखो याद रखना, इसमें किसकी मात्रा, फॉस्फोलिपिड और क्या, कोलेस्टेरॉल क्या पाया जाता है ज्यादा, किसकी तुलना में, आंतरिक झिल्ली। अब देखो आंतरिक झिल्ली की बात कर लेते हैं, ये इसमें क्या है, दूसरी मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये क्या है, दूसरी मेम्ब्रेन। अब देखो एक बात ध्यान रखना, आउटर मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की संख्या जब मात्रा ज्यादा होती है, किसकी तुलना में, आंतरिक। ये है तुम्हारी क्या, इंटरनल मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, या आंतरिक झिल्ली। और आंतरिक झिल्ली है ना, इसमें किसकी मात्रा, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, किसकी तुलना में, आउटर मेम्ब्रेन की तुलना में। यहां तक बात हुई। अब बेटा एक बात याद रखना कि बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, ये दोनों झिल्लियां किसको, माइटोकॉन्ड्रिया, भाई ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, अवकाशिका है या माइटोकॉन्ड्रिया का ल्यूमन भाग है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया की अवकाशिका को ये दोनों झिल्लियां दो कक्षों में बांट देती हैं, या जिनको दो जल कक्ष बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो तुम कहोगे कि सर यहाँ दो कक्ष कहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो देखो एक बात ध्यान रखना बेटा, कि एक कक्ष तो हो गया ये, ठीक है, और दूसरा कक्ष हो गया ये, समझ गए। यानी ये दो झिल्लियां थी, एक तो ये ब्लू कलर की दिखाई दे रही है आउटर मेम्ब्रेन, और इनर रेड कलर की दिखाई दे रही है इनर मेम्ब्रेन। ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया की अवकाशिका को कितने भागों में या कितने कक्षों में, दो कक्षों में। फर्स्ट ये बेटा आउटर चेंबर है, इसको हम क्या बोल देंगे, आउटर चेंबर, दिखाई तो दे रहा है ना, ठीक है। अच्छा, आउटर चेंबर, और ये जो अंदर वाला है इसको हम क्या बोल देते हैं, इनर चेंबर, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इनर चेंबर। अब देखो इनर चेंबर है ना, इसको हम क्या भी बोल देते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इनर चेंबर को क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। ये क्या है, आउटर चेंबर। अब मेरी एक बात ये और याद रखोगे कि आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों की मोटाई की बात करें तो ये लगभग 60 से 75 एंगस्ट्रम मोटी होती हैं। यानी दोनों की जो लेंथ या मोटाई है, अपन बात करें थिकनेस, वो क्या होती है, दोनों की 60 से 75 एंगस्ट्रम। ये भी 60 से 75 एंगस्ट्रम मोटी होगी और ये भी 60 से 75 एंगस्ट्रम मोटी होगी। दूसरी बात कि इन दोनों झिल्लियों के बीच में एक स्थान पाया जा रहा है। इस स्थान को बेटा याद रखना, हम क्या बोल देते हैं, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, ठीक है ना। और इसका जो एरिया होता है वो लगभग 80 से व्यास 80 से 100 एंगस्ट्रम के समथिंग। तो याद रखना कि बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में क्या पाया जाता है, एक स्थान पाया जाता है जिसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कह देते हैं। ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल, ठीक है, अवकाश कह देते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई। दूसरी बात ध्यान रखना कि आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों पर ही क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के लिए आवश्यक जो एंजाइम होते हैं ना, वो इन दोनों मेम्ब्रेन पर भी क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। एक बात और याद रखोगे,
आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, इस पर क्या होता है, कुछ इस टाइप के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। एक बात याद रखना, इनमें क्या नहीं पाया जाता, स्टॉक नहीं पाया जाता, व्रंत नहीं पाया जाता, ये अव्रंतीय कण होते हैं। और इन अव्रंतीय कण किस में लगे होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन पर। इनको हम क्या बोल देते हैं, सब यूनिट ऑफ पार्सन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, सब यूनिट ऑफ पार्सन्स कहते हैं। यहां ध्यान रखना बेटा, ठीक है। उसके बाद ये तो आउटर मेम्ब्रेन की बात हुई, अब इनर मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं। क्या इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन क्या करती है कि मैट्रिक्स की तरफ, इनर चैम्बर की तरफ क्या होती है, फोल्ड होती है, वलित होती है। किस तरह से, देखो ये इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ से ये वलित हो गई, इस तरह से ये यहाँ से वलित हो गई, यहाँ से वलित हुई, यहाँ से वलित हुई, यहाँ से वलित हुई, यहाँ से वलित हुई, यहाँ से वलित, और इस तरह से ये क्या होते हैं, फोल्ड होती हुई, कैसी, उंगली समान संरचना बना लेती हैं। ठीक है, समझ गए। याद रखना, अपन ने बात की भाई, देखो ये इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये इस तरह से फोल्ड होती हुई क्या बनाती है, एक उंगली समान संरचना बनाती है। ये मैंने डबल इसलिए कर दिया जिससे कि तुम्हें क्लियर दिखे ना, रेड कलर थोड़ा क्लियर दिखता नहीं है तो इसलिए इसको शो किया है। बेटा ध्यान रखना, इनर मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, मैट्रिक्स की तरह वलित होती है, और वलित होकर ये क्या करती है, उंगली समान संरचना बनाती है। क्या बनाती है, उंगली समान संरचना, और इन उंगली समान संरचना को हम क्या बोल देते हैं, क्रिस्टी। क्या बोलते हैं इनको, क्रिस्टी कह देते हैं। ये काम किसने दिया था, पैलाडे ने। और याद रखना इसमें क्या होगा, जो अधिक सक्रिय सेल्स होती हैं उनके माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी की संख्या भी क्या होती है, ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, दूसरी बात क्या, इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन की दो सरफेस होती हैं, एक सरफेस बाहर की तरफ और एक सरफेस अंदर की। याद रखना, इनर मेम्ब्रेन की बाह्य सरफेस को हम बोलते हैं सी फेस। क्या बोलते हैं, सी फेस। ये तो हो गई आउटर साइड, और इनर मेम्ब्रेन की जो अंदर वाली जगह है, ठीक है, या अंदर की साइड है, इसको हम बोलते हैं क्या, एम फेस कहते हैं। ठीक है, अब इधर इनर मेम्ब्रेन की बात हो गई। याद रखना, इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ होती है, एक बात अंदर की तरफ फोल्ड होकर क्रिस्टी बनाती है, दूसरी बात क्रिस्टी नाम पैलाडे ने दिया था, और अधिक सक्रिय सेल्स होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी की संख्या भी क्या होती है, अधिक होती है। दूसरी बात, इनर मेम्ब्रेन की बाहर की फेस, जो बाहर की सतह होती है उसको सी फेस कहते हैं, और अंदर की सतह होती है उसको एम फेस। एक बात और याद रखना, अगर माइटोकॉन्ड्रिया से आउटर मेम्ब्रेन अलग कर दी जाए, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की, मान लो ये जो नीली कलर की है आउटर मेम्ब्रेन, इसको हम हटा दें तो इसको माइटोप्लास्ट कहेंगे। क्या कह देंगे, माइटोप्लास्ट कहते हैं। यहां तक बात आई समझ में। बेटा याद रखना, क्रिस्टी जो होती है ना, इस क्रिस्टी पर क्या पाए जाते हैं, रैकेट होता है ना खेलने वाला, ठीक है ना, टेनिस रैकेट, उस टेनिस रैकेट के जैसे पिन हेड स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, इस तरह से। समझ गए, यानी ये क्या है, इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अर्थात जब रेस्पिरेशन की क्रिया होती है कि उसके दौरान एटीपी निर्माण में ये इंपॉर्टेंट क्या होता है, भूमिका निभाता है, जो हम 11th क्लास में प्लांट रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक बात याद रखना, इसको ये जो पिन हेड सेल, यानी ये कैसी स्ट्रक्चर होती है, पिन हेड स्ट्रक्चर, इसको सबसे पहले देखा या इसके बारे में बताया किसने था, फर्नांडीज मोरान। किसने बताया, फर्नांडीज मोरान ने। ये जो पिन हेड पार्टिकल होते हैं, इनको पता है क्या नाम दिया, ऑक्सीसोम। क्या बोलते हैं इनको, ऑक्सीसोम कहते हैं, या इन्हें हम F1 कण भी कह देते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे ऑक्सीसोम के बारे में
इसकी पूरी स्ट्रक्चर, इसके कार्य और माइटोकॉन्ड्रिया के अन्य संरचनाओं के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।